हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम फाइनली सीए फाइनल ऑडिट के सारे निमोनिक्स की कंपाइलेशन शुरू कर रहे हैं। जितने भी निमोनिक्स आज तक मैंने बनाए हैं वो इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। आपको प्रीवियस कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस वीडियो के बाद भी नए निमोनिक्स आते रहेंगे चैनल के ऊपर। और जो हमारी रेगुलर वीडियोस हैं जो 1 से 2 दिन से काफ़ी हैम्पर हो रही हैं, मैं आईसीएआई के प्रैक्टिस मैनुअल से जो क्वेश्चंस कर रहा हूँ वो नहीं आ पा रही थी क्योंकि इस वीडियो की वजह से, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी मेहनत मांगती है। ये पूरी समरी अभी आप देखोगे तो आपको ये चीज़ समझ आएगी। तो मेरी बस 1-2 रिक्वेस्ट हैं आप लोगों से वीडियो शुरू करने से पहले। कि पहली रिक्वेस्ट तो ये है कि जो भी पर्सन इस वीडियो को पूरा देखेगा फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू एंड, जो भी देखने वाला है इस वीडियो को, वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प्स डाल दे। टाइम स्टैम्प्स बोले तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग ऐसे डालोगे 00 से लेकर 1.5 मिनट्स तक तो फालतू की बातें करी, समरी वगैरह बताई, और 1.50 से हमने 5 मिनट्स 5 सेकंड तक NBFC करा। ऐसे करके अगर आप टाइम स्टैम्प्स डाल सको तो काफ़ी हेल्प हो जाएगी बाकी बच्चों की, क्योंकि सबको पूरा कोर्स नहीं करना और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यार। और बस मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं इसको पार्ट्स में ना बनाऊं, एक ही वीडियो में कंप्लीट बनाऊं। अब चाहे 1 घंटे की बने चाहे 1.5 घंटे की बने, बट एक ही बार मैं सारे निमोनिक्स कवर करना चाहता हूं। तो बस एक तो ये थी रिक्वायरमेंट आपसे। और सेकेंड इज़ कि अगर आपको एंड में ये वीडियो अच्छी लगे तो ऑब्वियसली वो तो लाइक वगैरह वाला सीन तो है ही है। तो सबसे पहले देखो समरी क्या है इस वीडियो की, हम कितने क्वेश्चंस करने वाले हैं। जितने भी कमेंट्स मुझे मिले थे वो सारे के सारे कमेंट्स ये थे कि चैप्टर वाइज होना चाहिए, तो मैंने ट्राई करा है कि बेसिकली चैप्टर वाइज ही बनाया है इसको। तो जिसको भी जो चैप्टर जब करना हो, जो क्वेश्चंस करने हो और जो निमोनिक देखना हो, वो यहाँ पर आकर देख सकता है। तो इस तरीके से है कि ऑडिट ऑफ NBFC के हमारे 2 क्वेश्चन होने वाले हैं आज, GIC का 1, बैंक ऑडिट के 5, मैनेजमेंट ऑपरेशनल ऑडिट के 4, इन्वेस्टिगेशन ड्यू डिलिजेंस का 1, ऑडिट अंडर फिस्कल लॉज का 1, कॉस्ट ऑडिट के 2। ये 2 क्वेश्चन नहीं है, बेसिकली ये 2 निमोनिक हैं जिसके अराउंड 4 क्वेश्चन हो जाते हैं जिससे। तो मैंने ये निमोनिक लिखे हैं वैसे कि किस चैप्टर के कितने निमोनिक है और उससे कितने क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। एक निमोनिक एक ही क्वेश्चन के लिए होता है, बस कॉस्ट ऑडिट में एक ऐसा निमोनिक है जो 3 क्वेश्चंस कवर करता है, तो 3 + 1 4 हो जाएगा वो। ऑडिट कमेटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के 3 क्वेश्चन हैं। सॉक्स ऑडिट के 4 क्वेश्चन हैं, और देखा जाए तो ये पूरा कंप्लीट चैप्टर ही निमोनिक से हो जाता है। क्यों? क्योंकि सॉक्स ऑडिट में बनते ही 4 क्वेश्चन है। मैं अभी कौन कौन सी बुक्स, कौन कौन सा रिसोर्सेज यूज़ करने वाला हूँ वो मैं आपको बताऊँगा, और उन दोनों में अगर हम सब में देखें तो सॉक्स ऑडिट के 4 ही क्वेश्चन बनते हैं। और ये मेजरली एक ऐसा चैप्टर है जो बच्चे छोड़ देते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी कि 4 निमोनिक से आपका ये पूरा चैप्टर ही हो जाएगा। तो ये तो सारे चैप्टर्स हो गए, ठीक है। और फिर प्रोफेशनल एथिक्स के भी 3 क्वेश्चन ऐसे हैं, शायद क्लॉज 6, क्लॉज 9 और क्लॉज 10, इन 3 के ऊपर 3 क्वेश्चन है। फिर हमारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ऐसे 315 के, 210 के, 250, 500, 240, इन सब के 3 क्वेश्चंस ईच है, मतलब सबके 3-3 क्वेश्चन है। 620 के 2 क्वेश्चन है, ऐसे 230 का 1 क्वेश्चन है, मतलब एक निमोनिक है। बेसिकली ये सारे निमोनिक हैं जिससे क्वेश्चन हो रहे हैं। फिर हमारा कारो आता है। कारो की एप्लीकेबिलिटी, जो कारो किसके ऊपर एप्लीकेबिलिटी होता है वो हम निमोनिक से कवर करने वाले हैं। और ऑल क्लॉजेज नंबर्स, मतलब मैं आपको पूरे क्लॉज के नंबर्स यहाँ पे याद दिला दूँगा। क्लॉज के अंदर का कंटेंट याद नहीं होगा, इस वीडियो में तो नहीं होगा, आगे चल के अगर हो जाए तो वीडियो चैनल पर ही होगी वो भी। तो ये सारा कुछ आज हम कवर करेंगे। ये अगर देखा जाए तो इन टोटल 44 क्वेश्चंस बैठते हैं, तो अराउंड लगा लो कि 40 निमोनिक्स भी होंगे। तो 40 के 40 निमोनिक्स आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। कोई पुरानी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं, यहीं से ही आप सब कर लोगे। और क्या क्या हम यूज़ करने वाले हैं, कौन कौन सी बुक्स यूज़ करने वाले हैं। बुक्स में सबसे पहले होगा हमारा आईसीएआई का प्रैक्टिस मैनुअल होगा एक, तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के लिए तो ये होने ही वाला है। और सीए पंकज गर्ग का स्कैनर, मेजरली यही होने वाला है, सीए पंकज गर्ग का स्कैनर टैक्समैन। और ये जो स्कैनर है ये बिल्कुल लेटेस्ट है, हमारा जो May 20 अटैम्प्ट जो July 20 हो चुका है उसके लिए, और November 20 के लिए जो बिल्कुल लेटेस्ट PM है, जिसका रिव्यू भी मैंने चैनल के ऊपर डाला हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है बेसिकली, तो
तो ये अगर आप देखोगे तो बिल्कुल 31 अक्टूबर 2019 का है। और फॉर विच अटेम्प्ट का लिखा है इसमें, वही अगर आप देखोगे तो May 20 के लिए जो हमारी लेटेस्ट अमेंडमेंट होती है वो 31 अक्टूबर 19 ही होती है। यहीं कहीं लिखा होगा इसमें वैसे फॉर May 20। ना देखो नवंबर 19 तक के पेपर हैं इसमें, तो ये May 20 के लिए बिल्कुल रेलेवेंट हो जाता है। तो ये हम करेंगे। एक तो इसको मेजरली हम यूज़ करने वाले हैं, ICAI का प्रैक्टिस मैनुअल भी यूज़ करने वाले हैं। और एक और चीज़ है हमारी CA पंकज गर्ग सर की बुक, ये मैंने गर्ग लिख दिया, गर्ग है ये लेटेस्ट नहीं है बेसिकली, ये शायद May 19 के लिए है। तो जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी मैं दिखा दूँगा, क्योंकि मैं ये वीडियो पार्ट्स में बनाने वाला हूँ। जब मेरे को क्वेश्चन उससे कराना होगा मैं उसे निकाल लूँगा। तो आपके लिए एक ही वीडियो है, वो जस्ट एक ही वीडियो में पूरा मेरे एंड से नहीं हो पाएगा ना। तो लेकिन ये लेटेस्ट ना होने की वजह से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो जो टॉपिक्स हमने इसमें से उठाए हैं वो उनमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। जो भी टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि बुक को ना ही रेफ़र करके स्कैनर से ही कर लें हम उसको भी, क्योंकि स्कैनर इज़ मोर देन इनफ, सफिशिएंटली इनफ फॉर CA फाइनल। और बचा कुछ ICAI का PM तो है ही है हमारे पास। तो ये तो देखो हमारी समरी हो गई इस वीडियो की कि कितने क्वेश्चन हम करने वाले हैं। अब चैप्टर बाय चैप्टर चलते हैं, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही चलते हैं। ऑडिट ऑफ NBFC के 2 क्वेश्चन करेंगे अब हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो या कुछ भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आप बता सकते हो मेरे को। और शुरू करते हैं, और टाइम स्टैम्प वाली बात ज़रूर ध्यान रखना यार। क्वेश्चन नंबर 1 आता है हमारा ऑडिट ऑफ NBFC से, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, एक चीज़ मैंने अभी बोली कि अगर आपको अब इस वीडियो के बाद आपको प्रीवियस कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सारे क्वेश्चन यहाँ पर कवर कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको लेट से ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जैसे कि मैं इस वीडियो में कवर करा रहा हूँ, लेकिन ये ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, इसकी इकलौती एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है, तो मैं क्या करूँगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक्स डालता चलूँगा इसी सीरीज़ में, जिस सीरीज़ में हम क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। ऑडिट ऑफ NBFC क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, उनके डेडिकेटेड वीडियोज़ के लिंक डाल दूँगा। अगर आपको वो पर्टिकुलर वीडियो जाके पूरी देखनी है, शायद उसमें कुछ एक्स्ट्रा ही बोला होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं सब कवर कर रहा हूँ तो शायद थोड़ा सा मेरी स्पीड ज़्यादा रहेगी। वहाँ पर कंप्लीट बिल्कुल डेडिकेटेड वीडियो होगी, तो वो जाकर आप देख सकते हो। तो अभी हम सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं, ऑडिट ऑफ NBFC क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। You are the auditor of IJK Limited, a NBFC registered with RBI. How would you proceed to ensure the compliance of prudential norms directions by it? आप एक NBFC हो जो कि RBI से रजिस्टर्ड हो, और आप ऑडिटर हो, एक IJK NBFC है जो कि RBI के साथ रजिस्टर है और आप उसके ऑडिटर हो। तो आप कैसे इंश्योर करोगे कि वो पर्टिकुलर NBFC प्रूडेंशियल नॉर्म्स कंप्लाई कर रही है? ठीक है, सेम यही क्वेश्चन और में यहाँ पर भी आया था, फिर यहाँ पर भी आया था। और अगर आप देखोगे इसकी इंपॉर्टेंस कि नवंबर 8 में 4 मार्क्स, नवंबर 12 में 6 मार्क्स, नवंबर 18 में ओल्ड सिलेबस में दोबारा से 4 मार्क्स का आया। जब ये यहाँ पर आया तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो गया, एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिख दिया, तो कुछ एडिशनल चेक्स और हो जाते हैं। लेकिन हमारा मुद्दा है कंप्लाइंस ऑफ प्रूडेंशियल नॉर्म्स को देखना। तो जब इसका नाम कंप्लाइंस ऑफ प्रूडेंशियल नॉर्म्स है तो इसका निमोनिक भी कंप्लाइंस ऑफ प्रूडेंशियल नॉर्म्स ही है, CPN, कंप्लाइंस ऑफ प्रूडेंशियल नॉर्म्स। ठीक है, अब कंप्लाइंस ऑफ प्रूडेंशियल नॉर्म्स बाय NBFC आप कैसे देखोगे? कंप्लाइंस ऑफ प्रूडेंशियल नॉर्म्स। सबसे पहले C से आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस। P से आता है पॉलिसी एंड प्रूडेंशियल नॉर्म्स। एक हमारा पॉलिसी है और जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो प्रूडेंशियल नॉर्म्स है, प्रूडेंशियल नॉर्म्स। और N से आता है हमारा NPA की इनकम और NPA की रिकवरी, इनकम फ्रॉम NPA और रिकवरी इन NPA अकाउंट्स। तो इसको पूरा पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन पूछा था आपसे कि आप कैसे इंश्योर करोगे कंप्लाइंस ऑफ प्रूडेंशियल नॉर्म्स, तो हम उसका आंसर करने जा रहे हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस। द ऑडिटर शुड वेरीफाई द क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस एंड लोन्स एज स्टैंडर्ड, substandard, doubtful, loss, and that proper provision has been made in accordance with the directions. आप सबसे पहले क्या देखोगे, जो भी एडवांसेस NBFC के आ रहे हैं उनकी क्लासिफिकेशन सही हो रखी है या नहीं हो रखी है। आपको पता है क्लासिफिकेशन किस में होती है? 4 चीज़ों में होती है।
स्टैंडर्ड, सबस्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस, और इनके ऊपर प्रोविजंस भी बनते हैं। तो आपकी सबसे पहली चीज़ क्या है, आप एडवांसेस की क्लासिफिकेशन और उनका प्रॉपर प्रोविज़न चेक करोगे। फिर आता है पी से आता है पॉलिसी फॉर डिमांड लोन्स। द ऑडिटर शैल एंश्योर दैट बोर्ड ऑफ द NBFC शैल फ्रेम अ पॉलिसी फॉर ग्रांटिंग डिमांड कॉल लोन्स एंड इम्प्लीमेंट द सेम। बेसिकली जो डिमांड लोन्स होते हैं और जो कॉल लोन्स होते हैं उनकी कोई पॉलिसी होनी चाहिए। तो बीइंग एन ऑडिटर आप ये चीज़ इंश्योर करोगे कि उन्होंने पॉलिसी फ्रेम कर रखी है या नहीं कर रखी है। फिर आता है हमारा प्रूडेंशियल नॉर्म्स, CPN। पी से 2 पॉइंट थे, पॉलिसी फॉर डिमांड लोन और सेकंड इज प्रूडेंशियल नॉर्म। द ऑडिटर हैज़ टू वेरीफाई द कंप्लाइंस ऑफ प्रूडेंशियल नॉर्म्स रिलेटिंग टू इनकम रिकग्निशन। अभी ये ना, ये अगर आप देखोगे 8 पॉइंट्स है, मैं ट्राई करूँगा आपको ये 8 पॉइंट्स याद हो जाएँ। पहली प्रूडेंशियल नॉर्म आप कैसे चेक करोगे, क्या किस लिए चेक करोगे? इनकम रिकग्निशन के लिए, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, एसेट क्लासिफिकेशन, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, capital adequacy norm, prohibition of granting loans against its own shares, prohibition on loans and investment for failure to repay deposits, and norms for concentration of credit etc. अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें 2 इनकम है, इनकम रिकग्निशन और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। 2 एसेट हैं, एसेट क्लासिफिकेशन और डेट्स। बेसिकली ये प्रोविजन है, बट ये भी डेट्स हमारे क्या होते हैं, एसेट होते हैं। 2 इनकम हो गई, 2 एसेट हो गए। फिर हमारे पास आता है इसमें 2 प्रोहिबिशन, एक प्रोहिबिशन फॉर ग्रांटिंग लोन्स और दूसरी प्रोहिबिशन ऑन लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स फॉर फेलियर टू रीपे पब्लिक डिपॉजिट। फिर हमारे पास 2 नॉर्म्स आती है, कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म और नॉर्म्स फॉर कंसंट्रेशन ऑफ क्रेडिट। तो 2 इनकम, 2 एसेट, 2 प्रोहिबिशन और 2 नॉर्म्स है इसके अंदर। ये 8 पॉइंट्स ऐसे बने हुए हैं। तो आपको प्रूडेंशियल नॉर्म्स 8 पॉइंट्स के ऊपर देखनी है। इनकम फ्रॉम NPA, नेक्स्ट था हमारा एन से 2 चीज़ थी, NPA की इनकम और NPA की रिकवरी। NPA की इनकम में क्या देखेंगे हम, ऑडिटर शुड इंश्योर दैट अनरियलाइज्ड इनकम फ्रॉम नॉन परफॉर्मिंग एसेट हैज़ नॉट बीन टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो इनकम NPA से रियलाइज ही नहीं हुई वो आपकी इनकम नहीं है, उसे आप P&L में नहीं ले जाओगे। ये चीज़ आप इंश्योर करोगे जब आप प्रूडेंशियल नॉर्म्स की कंप्लाइंस चेक कर रहे होगे। NPA की रिकवरी इन NPA अकाउंट्स। द ऑडिटर शुड चेक all NPAs of the previous year to verify whether during the current year any payment have been received or still they have continued to be NPA during the current year also। आप पिछले साल के सारे NPA देखोगे और इस साल में उनकी रीपेमेंट चेक करोगे, रिकवरी चेक करोगे कि वो हुई है या वो इस साल भी NPA ही रह गए हैं। तो ये 5 पॉइंट कंप्लाइंस ऑफ प्रूडेंशियल नॉर्म्स का निमोनिक होता है, कंप्लाइंस ऑफ प्रूडेंशियल नॉर्म CPN। C से 1 पॉइंट, P से 2 पॉइंट, N से 2 पॉइंट। फिर मैंने आपको बताया था नवंबर 18 ओल्ड सिलेबस में जब ये क्वेश्चन आया था तो इसके अंदर एक चीज़ और बढ़ गई थी, इन्वेस्टमेंट कंपनी को लेकर। इन्वेस्टमेंट कंपनी के कुछ एडिशनल वेरिफिकेशन होते हैं। अब इसको हम ध्यान से देखेंगे, इसको भी मैं ट्राई करूँगा कि आपको याद हो जाए। एडिशनल वेरिफिकेशन पॉइंट इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी। इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी NBFC प्रूडेंशियल नॉर्म्स स्टिपुलेट्स द फॉलोइंग। जब आप एक इन्वेस्टमेंट कंपनी की प्रूडेंशियल नॉर्म्स देख रहे होते हो ना, तो आप ये चीज़ें चेक करते हो। NBFC should not lend more than 15% of its own fund to any single borrower and not more than 25% to any single group of borrower। ये आप क्या कर रहे हो, लेंड कर रहे हो, किसी को पैसा दे रहे हो। तो सिंगल है तो 15, ग्रुप है तो 25। नेक्स्ट आता है द सीलिंग ऑन इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स बाय NBFC इन अ सिंगल एंटिटी एंड एग्रीगेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन अ सिंगल ग्रुप ऑफ एंटिटी हैज़ बीन फिक्स्ड एट 15 and 25। अब ये क्या है, ये है इन्वेस्टमेंट। सिंगल एंटिटी है तो 15, ग्रुप ऑफ एंटिटीज़ है तो 25। अगर आप देखोगे तो लिमिट सेम चल रही है। जब आप लेंड करोगे सिंगल को 15, ग्रुप को 25, इन्वेस्टमेंट करोगे सिंगल को 15, ग्रुप को 25। मोर ओवर अ कॉम्पोजिट लिमिट ऑफ क्रेडिट टू एन इन्वेस्टमेंट इन अ सिंगल एंटिटी। बेसिकली ये दोनों को मिला दिया जाए तो सिंगल एंटिटी, ग्रुप एंटिटी की लिमिट कितनी हो जाती है, 25% और 40। तो 15-25 थी पहले अलग। अगर हम इंडिविजुअली चले तो जैसे ही हम इसको कॉम्पोजिट कर देते हैं इस लिमिट को, तो ये सिंगल के लिए हो जाती है 25, ग्रुप के लिए हो जाती है 40। किसकी, 40% ऑफ ओन्ड फंड्स। और ये भी ओन फंड्स पर ही है, ये इन्वेस्टमेंट है, ये ओन फंड्स पर नहीं है। ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू वेरीफाई द क्रेडिट फैसिलिटीज एक्सटेंडेड एंड इन्वेस्टमेंट मेड बाय द कंसर्न NBFC आर इन अकॉर्डेंस विद द प्रिस्क्राइब सीलिंग। आप बीइंग एन ऑडिटर ये देखोगे कि जो भी इन्वेस्टमेंट करी है, जो भी लेंड करा है,
चाहे वो सिंगल है चाहे वो ग्रुप में है, वो कैसे है, इसी लिमिट के अंदर है या नहीं है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम स्विच करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन ऑफ ऑडिट ऑफ एनबीएफसी हमारे आगे आ जाता है और ये क्वेश्चन है, यू आर द ऑडिटर ऑफ एबीसी लिमिटेड। आप पहले किसी आईजेके लिमिटेड के ऑडिटर थे, अब आप एबीसी लिमिटेड के ऑडिटर हो। एनबीएफसी रजिस्टर्ड विद आरबीआई, ये आपको सही से दिख रहा होगा। हाउ वुड यू प्रोसीड टू इंश्योर द कंप्लाइंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शंस बाय इट। पिछला क्वेश्चन था कंप्लाइंस ऑफ प्रूडेंशियल नॉर्म्स, ये वाला है कंप्लाइंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शंस। तो अब इसका निमोनिक भी मिलता जुलता ही है, इसका निमोनिक भी है पब्लिक डिपॉजिट्स। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होगे तो पब्लिक डिपॉजिट्स ही है इसका निमोनिक, और देखो क्वेश्चन भी पब्लिक डिपॉजिट्स के ऊपर ही है। मेरी पहली कोशिश ये होती है कि जो क्वेश्चन हो वैसा ही निमोनिक बने। एक एक पॉइंट को पढ़ते हैं यार, फोकस। सबसे पहले आता है पी से मैंने बनाया है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड ब्रोकरेज पेमेंट। जो भी आप बीइंग एन ऑडिटर, जब भी आप पब्लिक डिपॉजिट्स की डायरेक्शन चेक करोगे, सबसे पहले आप इंटरेस्ट एंड ब्रोकरेज पेमेंट्स देखोगे, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड ब्रोकरेज। इसमें क्या देखोगे आप, टेस्ट चेक द इंटरेस्ट एंड ब्रोकरेज कैलकुलेशंस टू एसरटेन दैट द एनबीएफसी हैज़ नॉट पेड इन एक्सेस। आप इंटरेस्ट एंड ब्रोकरेज की कैलकुलेशन को एक बार एसरटेन करोगे और ये देखोगे कि जब इंटरेस्ट पेमेंट की बारी आती है या ब्रोकरेज पेमेंट की बारी आती है तो कहीं एनबीएफसी कुछ एक्सेस पेमेंट तो नहीं कर देती। ये चीज़ आप अश्योर करोगे इस पॉइंट के साथ। नेक्स्ट आता है यू से होता है, यू से है बेसिकली अनऑथराइज्ड डिपॉजिट्स। कोई भी अनऑथराइज्ड डिपॉजिट्स आपकी एनबीएफसी में नहीं होना चाहिए। अब आप कहोगे अनऑथराइज्ड डिपॉजिट कैसे हुआ, ये तो थर्ड पॉइंट तो रिटन एप्लीकेशन है। देखो पढ़ते हैं तब समझ आएगा। एग्जामिन वेदर द एनबीएफसी हैज़ एक्सेप्टेड और रिन्यूड एनी पब्लिक डिपॉजिट ओनली आफ्टर अ रिटर्न एप्लीकेशन फॉर्म द डिपॉजिटर इन द स्पेसिफाइड फॉर्म। बेसिकली आप कोई भी पब्लिक डिपॉजिट ना ही एक्सेप्ट करोगे ना ही रिन्यू करोगे बिना रिटर्न एप्लीकेशन के। तो बिना रिटर्न एप्लीकेशन वाला कौन सा डिपॉजिट हो गया, अनऑथराइज्ड डिपॉजिट हो गया। बेसिकली मुझे पब्लिक डिपॉजिट निमोनिक बनाया था तो मैंने यू बनाया है इसको। यू क्या है, अनऑथराइज्ड डिपॉजिट। सारे डिपॉजिट कैसे होने चाहिए, ओनली आफ्टर रिटर्न एप्लीकेशन ऑथराइज्ड डिपॉजिट होने चाहिए। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये यू से मिलता जुलता नहीं था, मैंने यू अनऑथराइज्ड डिपॉजिट बनाया। नेक्स्ट आता है हमारा बी से हमारा 9 पॉइंट आप देखोगे यहाँ पर, बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन इन केस ऑफ नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट। अब आप क्या करोगे, इन केस एनबीएफसी इज नॉट एक्सेप्टिंग या होल्डिंग पब्लिक डिपॉजिट, चेक वेदर बोर्ड रेजोल्यूशन हैज़ बीन पास्ड बाय द एनबीएफसी टू द इफेक्ट that it has neither accepted any deposits nor would it accept any public deposit during the year। आप मान लो कोई पब्लिक डिपॉजिट ना ही एक्सेप्ट करते हो ना ही होल्ड करते हो, तो आप एक चीज़ ज़रूर चेक करोगे, क्या बोर्ड ने ऐसा कोई रेजोल्यूशन पास करा कि ना ही हमने कोई एक्सेप्ट करा है ना ही हम एक्सेप्ट करेंगे कोई भी पब्लिक डिपॉजिट। जिनको नहीं करना होता उनको एक बोर्ड रेजोल्यूशन पार करना होता है। आप ऑडिटर हो, आप ये बोर्ड रेजोल्यूशन चेक करोगे। इसके साथ हमारे 3 पॉइंट्स हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है एल से हमारा पॉइंट है 7th, सबमिशन ऑफ अकाउंट्स। इसका पॉइंट है लेट सबमिशन ऑफ अकाउंट्स। एसरटेन वेदर ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स टुगेदर विद अ कॉपी ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड डायरेक्टर्स रिपोर्ट thereon have been submitted within the prescribed time limit from the date of holding the AGM। आप ये देखोगे कि जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और जो कॉपी है ऑडिटर रिपोर्ट की, डायरेक्टर रिपोर्ट की, वो टाइम लिमिट के साथ में, एजीएम के टाइम लिमिट के साथ में ही सबमिट करा दी गई या नहीं कराई गई। आप लेट सबमिशन ऑफ अकाउंट्स को चेक करोगे। एल से क्या आता है, लेट सबमिशन ऑफ अकाउंट्स। 8 पॉइंट भी यही है कि चेक वेदर द एनबीएफसी हैज़ फाइल्ड इट्स एनुअल रिटर्न इन स्पेसिफाइड टाइम। आप लेट एनुअल रिटर्न बेसिकली लेट एनुअल रिटर्न भी चेक करोगे। एक सेकंड यहाँ पर लिखा हुआ मैंने, लेट फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न भी चेक करोगे। एल से कितने पॉइंट हो गए, 2। पहला कौन सा था, लेट सबमिशन ऑफ अकाउंट्स चेक करोगे कि वो टाइमली जमा हुए हैं या नहीं हुए, और लेट सबमिशन ऑफ एनुअल रिटर्न चेक करोगे कि वो टाइमली जमा हुई है या नहीं हुई है।
आपको याद कराने के लिए, पब्लिक बनाने के लिए मुझे थोड़ा बहुत इधर उधर करना पड़ता है, बट ये पॉइंट आपको याद रहे, बस मेरा मतलब कंसर्न सिर्फ इतना ही है। तो PUBL यानी कि हमारे 5 पॉइंट्स हो गए हैं क्योंकि L से 2 थे। नेक्स्ट आता है हमारा आई से इन्वेस्टमेंट, कस्टडी ऑफ इन्वेस्टमेंट। चेक वेदर द इन्वेस्टमेंट्स मेड इन अप्रूव्ड लिक्विड एसेट्स हैव बीन लॉज्ड इन सेफ कस्टडी विद अ डेजिग्नेटेड बैंक, ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द बैंक टू दैट इफेक्ट। आप ये देख लोगे कि जो इन्वेस्टमेंट्स करी हुई हैं लिक्विड एसेट्स में वो सेफ कस्टडी में है किसी डेजिग्नेटेड बैंक के साथ या नहीं, अगर हैं तो उसके लिए सर्टिफिकेट ले लोगे, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लोगे आप उसकी। इसी के साथ हमारा आई हो गया। नेक्स्ट आता है सी से आता है क्रेडिट रेटिंग। Obtain a copy of the credit rating assigned to the NBFC and check whether the public deposit accept या held by it are in accordance with the level of credit rating assigned to it। हर NBFC की एक क्रेडिट रेटिंग होती है, A, AA, AAA या 1, 2, 3 जो भी होती है, उसके बेसिस पर ही वो डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट और हेल्ड कर सकता है। आप एज़ पर रेटिंग और डिपॉजिट हेल्ड की रिकन्सिलेशन एक बार देख लोगे क्रेडिट रेटिंग के बेसिस पर। जो क्रेडिट रेटिंग उसी के हिसाब से ही होना चाहिए हमारा एक्सेप्टेड या हेल्ड डिपॉजिट्स। तो इसी के साथ हमारा पब्लिक ख़त्म हो जाता है। पी से था इंटरेस्ट एंड ब्रोकरेज की पेमेंट। यू से अनऑथराइज एप्लीकेशन, ओनली आफ्टर रिटर्न एप्लीकेशन होना चाहिए। बी से था हमारा, बी से कौन सा, बोर्ड रेजोल्यूशन। एक बार चेक करोगे कि पास हुआ है या नहीं हुआ एक्सेप्टेंस के लिए, डिपॉजिट्स के लिए। और एल से 2 पॉइंट थे, लेट सबमिशन ऑफ अकाउंट्स और लेट एनुअल रिटर्न। आई से कस्टडी ऑफ इन्वेस्टमेंट डेजिग्नेटेड बैंक के साथ होनी चाहिए। और सी से क्रेडिट रेटिंग के बेसिस पर ही पब्लिक डिपॉजिट्स होने चाहिए। लास्ट आता है हमारा डिपॉजिट्स के 2 पॉइंट निकलते हैं, डिपॉजिट्स का रजिस्टर और डिपॉजिट्स की रीपेमेंट। वेरीफाई द डिपॉजिट रजिस्टर मेंटेन बाय NBFC एंड टेस्ट चेक द पर्टिकुलर्स दैट हैव बीन एंटर्ड देयरिन इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच डिपॉजिटर विद सपोर्टिंग रिसीट्स इशूड टू द डिपॉजिटर। आप क्या देखोगे, जो NBFC ने डिपॉजिट रजिस्टर मेंटेन करा है उसको आप टेस्ट चेक करोगे कि जो भी उसके अंदर एंटर करी गई है डिटेल, उसकी सपोर्टिंग रिसीट्स वगैरह है या नहीं है। लास्ट हमारा पॉइंट आता है रीपेमेंट। चेक विद द NBFC इज रेगुलरली पेइंग इट्स डिपॉजिट्स ऑन ड्यू डेज। मतलब पेमेंट्स के लिए, डिपॉजिट्स के ड्यू डेट के लिए वो रेगुलर है या नहीं है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑल्दो इसके आगे अटेम्प्ट नहीं लिखा है, बट ये क्वेश्चन ऑब्वियसली एग्जाम में आया हुआ है। तो पब्लिक डिपॉजिट्स की कंप्लाइंस आप कैसे चेक करोगे, पब्लिक डिपॉजिट्स, यही इसका निमोनिक है। हल्का बहुत मैंने यू को मैंने अनऑथराइज डिपॉजिट बनाया जबकि वो रिटर्न एप्लीकेशन था, और ये लेट सबमिशन ऑफ अकाउंट्स और लेट एनुअल रिटर्न, ये थोड़ी सी मॉडिफिकेशन मैंने करी है, बट आपको याद कराने के लिए इतना करना आई थिंक ओके है। मैंने आपको बोला था ऑडिट ऑफ NBFC के 2 क्वेश्चन है, बट इसमें 2 क्वेश्चन और ऐड कर लो, ये टोटल 4 हो जाते हैं। मैं अभी स्कैनर देख रहा हूँ तो मुझे दिख रहे हैं कि 2 निमोनिक और बने हुए हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि ये चैनल के ऊपर हैं या नहीं है, बट ये 2 निमोनिक अभी बने हुए हैं, तो ये नए हैं, इसको आप अभी हम कवर कर लेते हैं। ऑडिट ऑफ NBFC के 4 हैं, तो इन टोटल हमारे 46 क्वेश्चंस फ्रॉम निमोनिक कवर होने वाले हैं। थर्ड क्वेश्चन अब आपके सामने आएगा ऑडिट ऑफ NBFC का। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉड्स बाय NBFC। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारा 7th क्वेश्चन आता है जिसमें शॉर्ट नोट्स पूछता है, उसमें ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। अगर आप देखोगे तो May 14 में भी आ रखा है, November 17 में भी आ रखा है। जब आप इसको पढ़ते हो ना, इसका आंसर पढ़ते हो, नॉर्मली आंसर पढ़ते हो, तो आपको इसके पॉइंट्स बहुत नॉर्मल लगते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में याद नहीं आते। इन एनी केस एग्ज़ाम में याद नहीं आते हैं, ये मेरे साथ हो चुका है। इसके अंदर एक पॉइंट आता है कुछ कैश से रिलेटेड एक पॉइंट आता है, बस एक वो पॉइंट मुझे एग्ज़ाम में याद आ रहा था, उसके अलावा मुझे पॉइंट याद नहीं आ रहा था। तो ऑब्वियसली इसका एक निमोनिक बनाना बनता है। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉड्स बाय NBFC इसका निमोनिक है। इसका निमोनिक बहुत रिलेटेबल है, NBFC के क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉड, ये इसका निमोनिक है। NBFC के COF, NBFC के क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉड। और क्वेश्चन भी यही पूछता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉड्स बाय NBFC क्या होते हैं। एक ये चीटिंग एंड फॉर्जरी मुझे याद आ रहा था एग्जाम टाइम में, उसके अलावा मुझे कोई पॉइंट याद नहीं आ रहा था। लेकिन अगर आप नॉर्मली पढ़ोगे आपको ऐसा लगेगा कि बहुत नॉर्मल है, लेकिन नहीं याद आएगा गारंटी, मतलब अनटिल अनलेस आप बहुत होशियार हो। सॉरी। सबसे पहले आता है NBFC के COF, NBFC COF, ये 3 4 और 3 7 पॉइंट्स हैं।
ये 4 और ये 3 7 पॉइंट्स हैं। अभी हम ICAI के एग्जामिनर कमेंट्स भी पढ़ेंगे, अभी मत पढ़ना तुम। एन से आता है नेग्लिजेंस एंड कैश शॉर्टेजेस। रिपोर्टिंग एज फ्रॉड इज रिक्वायर्ड ओनली इफ द इंटेंशन टू चीट या defraud is suspected proved. However, if fraudulent intention is not suspected or proved at the time of detection, cases of negligence and cash shortage will be treated as fraud and reported if cash shortages are more than 1000 and cash shortages are more than 5000 and detected by management, auditor, inspecting officer and not reported on the occurrence by the person handling cash. कितना सारा कुछ पढ़ गए हम। आपको अगर कुछ कैश शॉर्टेजेस या कुछ नेग्लिजेंस दिखती भी है तो आप कब उसको रिपोर्ट करोगे? जब वो सस्पेक्ट या प्रूव हो जाएगा। लेट से वो सस्पेक्ट या प्रूव नहीं होता तो आप कब रिपोर्ट करोगे? अगर कैश शॉर्टेज 10,000 रुपीज़ की है और कैश शॉर्टेज 5,000 की है, बट डिटेक्ट किसने करा है? मैनेजमेंट ने, ऑडिटर ने, इंस्पेक्टिंग ऑफिसर ने। और किसने नहीं करा? जो पर्सन हैंडल कर रहा था कैश। तभी आप रिपोर्ट करोगे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है नेग्लिजेंस एंड कैश शॉर्टेजेस। ये पॉइंट आप याद रखोगे। NBFC में सबसे पहला N नेग्लिजेंस एंड कैश शॉर्टेज। B से आता है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, मिस एप्रोप्रिएशन एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ये भी एक फ्रॉड की क्लासिफिकेशन है। F से आता है फ्रॉडुलेंट एनकैशमेंट थ्रू फॉर्ज इंस्ट्रूमेंट्स, मैनिपुलेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स और थ्रू फिक्टिशियस अकाउंट्स एंड कन्वर्जन ऑफ प्रॉपर्टी। क्या है पॉइंट? फ्रॉडुलेंट एनकैशमेंट करा लिया आपने एक गलत चेक फॉर्ज साइन करके, कोई फॉर्ज इंस्ट्रूमेंट साइन करके फ्रॉडुलेंट एनकैशमेंट करा ली, पैसा निकाल लिया, या कोई बुक्स में मैनिपुलेशन कर ली किसी फिक्टिशियस अकाउंट से, या कोई प्रॉपर्टी कन्वर्जन करा लिया आपने, तो ये भी एक फ्रॉड है। NBFC। C से आता है अनऑथराइज क्रेडिट फैसिलिटीज एक्सटेंडेड फॉर रिवॉर्ड और फॉर लीगल ग्रेटिफिकेशन, इलीगल ग्रेटिफिकेशन। आपने रिवॉर्ड या किसी के लिए अगर कोई अनऑथराइज क्रेडिट फैसिलिटीज़ निकाल के दिया तो वो भी एक फ़्रॉड है NBFC का। इसी के साथ हमारा NBFC हो गया। C से आता है चीटिंग एंड फॉर्जरी। O से O वैसे तो यहाँ पर आता है O सेकेंड, लेकिन इसको लास्ट पढ़ना क्योंकि इसमें लिखा है एनी अदर टाइप ऑफ फ्रॉड नॉट कमिंग अंडर द स्पेसिफाइड हेड्स। और F से कौन सा फ्रॉड आता है? इरेगुलरिटीज़ इन फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स। रिपोर्टिंग एज फ्रॉड इज़ रिक्वायर्ड ओनली इफ द इंटेंशन टू चीट या डिफ्रॉड इज सस्पेक्टेड या प्रूव्ड। फॉरेक्स ट्रांजेक्शन्स के फ्रॉड भी इरेगुलरिटीज़ जो होती हैं वो भी फ्रॉड की क्लासिफिकेशन में ही आती हैं, लेकिन वो तभी होगा जब डिफ्रॉड हो जाए, क्योंकि इसमें आपको पता है कि वैसे भी थोड़ी सी इरेगुलरिटीज़ रहती ही हैं। ठीक है, लास्ट हमारा O है जो पहले पढ़ लिया हमने, एनी अदर टाइप ऑफ फ्रॉड। NBFC COF। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये वन ऑफ द बेस्ट निमोनिक मैं मानता हूँ जो मैंने बनाया है, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा है उसी का ही बिल्कुल बन जाना ना बहुत होता है। ICAI एग्जामिनर का कमेंट पढ़ते हैं चलो। दो एग्जामिनीज pointed out the various classification of frauds by NBFC, but few examinees failed to explain the manner of reporting in cases where fraudulent intention is suspected and proved. Some examinees wrongly mention general type of fraud committed by corporates. कुछ ने बता दिया, कुछ ये बताना भूल गए कि रिपोर्टिंग कैसे होएगी, और कुछ तो महानुभाव मेरी तरह जो ये लिख कर आए कि जनरल टाइप ऑफ फ्रॉड्स जो होते हैं कॉर्पोरेट्स के वो लिख कर आए। इसी के साथ हमारा ऑडिट ऑफ NBFC का थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हमारे सामने आएगा फोर्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑडिट ऑफ NBFC का। अब थोड़ा सा लाइट अच्छी हुई होगी, मैंने एक और लाइट ऑन करी है जस्ट। तो ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ये निमोनिक वैसे मैंने नहीं बनाया था, तो ये निमोनिक बनाया था सोनाली ने। अगर आप में से कुछ लोगों को नहीं पता सोनाली कौन है, तो CA A Dreams करके एक चैनल है, उसने बनाया था, बट अब इनकॉर्पोरेट हम कर रहे हैं तो इसको कर ही लेते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन ऑडिटर्स रिपोर्ट इन केस ऑफ NBFC नॉट एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। आप कौन कौन सी बातें मैटर्स इंक्लूड करोगे बीइंग एन ऑडिटर अपनी ऑडिटर रिपोर्ट में उन NBFCs के लिए जो नॉट एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स हैं। NBFC भी डिफरेंट होती हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, सिस्टमिकली इम्पॉर्टेंट डिपॉजिट, नॉन डिपॉजिट, ऐसे कर करके है।
तो ये आपसे स्पेसिफिक मैटर पूछ रहा है, टू बी इंक्लूडेड इन ऑडिट रिपोर्ट इन एन ऑडिट ऑफ NBFC नॉट एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो मई 16 में आया, फिर दोबारा मई 17 में आ गया, तो देखते हैं क्या करेंगे हम। मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन ऑडिटर्स रिपोर्ट इन केस ऑफ NBFC. In addition to the report made by the auditor under section 143 of the Companies Act 2013, the auditor shall also make a separate report to the board of director of the company on the matters as specified in paragraph 3 of NBFC Auditors Report Reserve Bank Direction 2016. Being an auditor, आप कंपनीज एक्ट वाली ऑडिटर रिपोर्ट तो बनाते ही बनाते हो, साथ में आप बीइंग NBFC का ऑडिटर हो तो आपको एक RBI की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग एक ऑडिट रिपोर्ट और एक्स्ट्रा बनानी होती है। नॉर्मल सी बात लिखी है। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज़ ये है कि जब भी आपसे पूछे कोई भी स्पेसिफिक, जैसे उसने पूछा स्पेसिफिक मैटर्स बताओ कि नॉट एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स पब्लिक डिपॉजिट वालों में आप क्या दोगे, तो आप ऑल NBFC वाले केस तो दोगे ही दोगे। वो NBFC वो सारी मैटर्स जो आप हर NBFC के केस में देते हो वो तो आप दोगे ही दोगे, साथ में आप नॉट एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट वाली भी दोगे। तो सबसे पहले ऑल वाली पढ़ लेते हैं, बहुत ही नॉर्मल है। ऑल में आप क्या सबसे पहले रिपोर्ट करोगे, वेदर द कंपनी हैज़ ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन COR फ्रॉम द बैंक कंडक्टिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटी विदाउट अ वैलिड COR इज़ एन ऑफेंस अंडर द RBI एक्ट। सबसे पहले आप अगर NBFC का ऑडिटर हो तो आप ये मैटर को ज़रूर रिपोर्ट करोगे कि इनके पास सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, क्योंकि अगर वो बिना COR सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के करते हैं तो एक ऑफेंड हो जाता है। In case of company holding COR issued by the bank, whether that company is entitled to continue hold such COR in terms of its principal business criteria. Principal business criteria बोलते हो financial assets, income pattern, as on March 31st of the applicable year. अगर आपके पास लेट से रजिस्ट्रेशन है भी तो March 31 को एलिजिबल हो उसको कंटिन्यू टू होल्ड करने के लिए, ये आप एक चीज़ रिपोर्ट करोगे। लास्ट आता है वेदर द NBFC इज मीटिंग द रिक्वायर्ड नेट ओन फंड रिक्वायरमेंट एज लेड डाउन इन डायरेक्शंस इशूड बाय RBI। आपकी नेट ओन फंड रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है या नहीं हो रही है, ये भी आप रिपोर्ट करोगे। ये तीन बातें आप ऑल NBFC, जो भी NBFC हो, कैसी भी NBFC हो, डिपॉजिट टेकिंग हो, नॉन डिपॉजिट टेकिंग हो, ये आप सब में रिपोर्ट करोगे। लेकिन आपसे स्पेसिफिकली क्या पूछा है, ये पूछा है। आंसर में ये ज़रूर लिखना, ये हमेशा लिखा होता है, ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक मैटर सिर्फ यही लिख कर आ दो। मैटर्स टू बी रिपोर्टेड इन केस ऑफ NBFC नॉट एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट, इसका निमोनिक होता है रैप बाय CA। रैप बाय CA, अगर आपने किसी CA को रैप करते हुए देखा है तो कमेंट सेक्शन में उनका नाम बताओ। स्वप्निल पत्नी, आई थिंक स्वप्निल पत्नी, नीरज अरोड़ा, आई थिंक ये लोग करते हैं। चलो, रैप बाय CA में सबसे पहले आता है R। वेदर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज़ पास, R से होता है हमारा रेजोल्यूशन फॉर नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट। आप सबसे पहले, अभी हमने एक पिछले क्वेश्चन में भी ये चीज़ पढ़ी थी, अगर आप पब्लिक डिपॉजिट नहीं लेते हो तो आप बोर्ड रेजोल्यूशन चेक करोगे। सेम चीज़ यहाँ पर करा, अगर आप पब्लिक डिपॉजिट नहीं लेते हो तो आप रेजोल्यूशन चेक करोगे, रेजोल्यूशन फॉर नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ एनी पब्लिक डिपॉजिट। फिर आता है वेदर द कंपनी हैज़ एक्सेप्टेड एनी पब्लिक डिपॉजिट ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द रिलेवेंट पीरियड ईयर। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, क्या भले कंपनी नॉन डिपॉजिट है, आप क्या रिपोर्ट करोगे, क्या कंपनी ने फिर भी कोई पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करा या नहीं करा। इसका आंसर नो ही होना चाहिए, क्योंकि आप नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC हो। फिर आता है P, वेदर द कंपनी हैज़ कंप्लाइड विद द प्रूडेंशियल नॉर्म्स रिलेटिंग टू इनकम रिकग्निशन। ये भी आप पढ़ कर आ रहे हो। 2 इनकम थी, 2 एसेट थे, यहाँ पर देखो इनकम भी आ गया, एसेट भी आ गया, ये वाला एसेट भी आ गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी आ गए। तो ये सारी कंप्लाइंस और प्रूडेंशियल नॉर्म्स आप फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। फिर आता है C, ये कौन सी हैं, ये थोड़ी सी सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC के लिए 2 पॉइंट एक्स्ट्रा आते हैं। एक तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, ये वाला C। वेदर द कैपिटल एडिक्वेसी रेशो एज डिस्क्लोज इन द रिटर्न सबमिटेड टू द बैंक हैज़ बीन करेक्टली अराइव्ड एंड वेदर सच रेशो इज इन कंप्लाइंस विद द मिनिमम CRAR प्रिस्क्राइब बाय द बैंक। आपकी कैपिटल एडिक्वेसी रेशो जो आपने बैंक को सबमिट करी है वो ठीक से कैलकुलेट करी है, और वो रेशो मिनिमम CRAR के हिसाब से एकदम करेक्ट कैलकुलेट हुई है या नहीं हुई है, ये भी आप देखोगे। रैप बाय CA में लास्ट हमारा A आता है। A है एनुअल स्टेटमेंट। वेदर द कंपनी हैज़ फर्निश्ड टू द बैंक द एनुअल स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल फंड्स, रिस्क एसेट्स, एक्सपोजर एंड रिस्क एसेट रेशो विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड। कंपनी ने क्या अपनी एनुअल स्टेटमेंट फाइल कर दी है
जिसमें कि रिस्क एसेट एक्सपोजर या रिस्क एसेट रेशो आता है वो टाइमली फाइल कर दिया है या नहीं कर दिया है। अब रैप बाय सीए ख़त्म हो गया, वैसे बिल्कुल ख़त्म हो गया। एक लास्ट पॉइंट और है जो कि निमोनिक में शायद ऐड नहीं हो पाया है, और ये ना बाद में शायद इनकॉर्पोरेट हुआ था, तो ये कभी निमोनिक में ऐड ही नहीं हो पाया। तो बहुत छोटा सा पॉइंट है कि NBFC एज करेक्टली क्लासिफाइड एज NBFC MFI। अब ये जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग है ये MFI होती है, बेसिकली माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होती हैं, तो इनकी क्लासिफिकेशन करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। अब आप रैप बाय CA जो C है उससे चाहे इसको दूसरा पॉइंट बना लो कि करेक्ट क्लासिफिकेशन है या नहीं है। तो C से मान लेते हैं 2 पॉइंट्स हैं, A से हमारा एनुअल स्टेटमेंट आ ही गया है। एग्जामिनर का कमेंट पढ़ते हैं, बढ़िया बढ़िया बातें बोलते हैं हमारे एग्जामिनर। मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट्स फेल्ड टू डिस्क्लोज द कैपिटल एडिकेसी रेशो रिस्क एसेट रेशो इन रिस्पेक्ट ऑफ सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC। बेसिकली ये क्या कह रहा है, हमारे एग्जामिनर साहब कहना चाहते हैं कि ये वाला पॉइंट सारे बच्चे मेजॉरिटी भूल गए थे, लेकिन हम नहीं भूलेंगे क्योंकि हमारा निमोनिक है, और निमोनिक में जब तक सारे वर्ड्स कवर नहीं हो जाते हमारा आंसर पूरा नहीं हो पाता। हम रट्टा लगाते हैं तो बहुत अच्छे से लगाते हैं। तो इसी के साथ हमारा ऑडिट ऑफ NBFC ख़त्म हो गया है। और यहाँ पर अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ये वीडियो पार्ट्स में ही बनानी चाहिए, क्योंकि अगर आप देखोगे तो मोर देन 30 मिनट्स हो चुके हैं और अभी हमने सिर्फ ऑडिट ऑफ NBFC ही करा है। तो अभी तो चलते हैं, 1 घंटे तक देखते हैं कितना क्या बनता है और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, आई थिंक मुझे अपनी स्ट्रैटेजी में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस हिसाब से हम क्वेश्चन करने लगे तो ये वीडियो 3-4 घंटे में भी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि 4 क्वेश्चन करने में ही हमें अराउंड 40 मिनट होने वाले हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट करो। मैं अभी ये वीडियो ऑल निमोनिक्स ऑफ ऑडिट ऑफ NBFC करके चैनल पे पोस्ट कर रहा हूँ कि ऑडिट ऑफ NBFC के जितने निमोनिक्स थे, 4 क्वेश्चंस थे हमारे पास, चारों हो गए। नेक्स्ट वीडियो में 4 क्वेश्चंस की एवरेज मिनिमम मैं रखूँगा, ज़्यादा की 5 की भी रख लूँगा। जैसे अब नेक्स्ट वीडियो में ऑडिट ऑफ GIC, इन्वेस्टिगेशन ड्यू डिलिजेंस, ऑडिट अंडर फिस्कल लॉस 3, और कोई एक और ऐसा चैप्टर, लेट से कॉस्ट ऑडिट ले लो, क्योंकि इसका भी निमोनिक तो 1-2 ही हैं, क्वेश्चन 4 हैं। तो ये चारों के मैं अगली बार निमोनिक अगली वीडियो में डाल देता हूँ। एक वीडियो में सारा कंपाइल करना इज़ बिकमिंग वेरी टफ़ फॉर मी, और वीडियो मेरी फ़ोन से ही बनती है, तो फ़ोन में भी ऑब्वियसली इतनी स्टोरेज एंड ऑल, क्योंकि बहुत ज़्यादा 48 मेगापिक्सल से बनती है, तो बहुत ज़्यादा मतलब हैवी फाइल बन जाती है काफ़ी। तो ये थोड़ा सा फीजिबल होगा नहीं, आई एम सो सॉरी फॉर दिस। बट अब चैप्टर वाइज एक वीडियो में डाल देता हूँ कि ऑडिट ऑफ NBFC, ऑल निमोनिक्स ऑफ ऑडिट ऑफ NBFC। नेक्स्ट वीडियो होगी ऑल निमोनिक्स ऑफ ऑडिट ऑफ GIC, इन्वेस्टिगेशन ड्यू डिलिजेंस, फिस्कल लॉज और कॉस्ट ऑडिट। ये 4 चैप्टर्स के सारे निमोनिक्स में अगली वीडियो में डाल देता हूँ। तो हम इस तरीके से चल सकते हैं चैप्टर वाइज, क्योंकि पहले तो जो चैनल के ऊपर हैं वो आई थिंक वो ऐसे हैं कि कोई भी क्वेश्चन उठा के किसी भी चैप्टर का डाल दिया। अब एटलीस्ट आप लोगों के पास ये रहेगा कि हर चैप्टर जो आपको करना है उसके सारे निमोनिक एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। अब आपको जब भी ऑडिट ऑफ NBFC करना हो, आप ये 4 निमोनिक अपने पढ़ाई में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। तो आई एम स्टिल वेरी सॉरी फॉर कि मैं कंपाइल नहीं कर पाया, तो अभी हम ऐसे ही कर सकते हैं, सॉरी। तो अभी मैं ये डाल देता हूँ, और ये टाइम स्टैम्प वाली बात यार रहने देना, क्योंकि इतनी बड़ी तो वीडियो बनी ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। तो ऐसे ही चलते हैं, और आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो कि अगर आपको कुछ गलत या सही लगा तो। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।